लम्हाए मोतरज़ा ने वाक़े का तसलसल तोड़ दिया। एक सुबह बड़े मियाँ लिहाफ ओढ़ कर निकले तो रास्ते में एक भिश्ती ने बढ़ के एक ही झटके से लिहाफ छीन लिया। उस दिन बड़ी सर्दी पड़ रही थी। बड़े मियाँ कुछ कहे सुने बगैर घर वापस चले गए और बीवी से कहने लगे कि ज़रा तेज़ मिर्च वाला आमलेट बनाओ, बड़ी सर्दी पड़ रही है। कुछ ऐसा ही हाल अब शगुफ्ता निगारों, दानिश्वरों, सहाफ़ियों, बिलखुसूस कॉलम निगारों का हो गया है। जब कोई बहुत ही गंभीर बात कहने या सियासत के समंदर में दिलेराना छलांग लगाने निकलते हैं तो झट ज़राफ़त का लिहाफ ओढ़ लेते हैं कि घर के बाहर चारों तरफ फैला दुख सागर बहुत गहरा है और नफ़रत व तआस्सुब की ज़महरीरी हवाओं ने पानी को यख़ कर दिया है। ये पैबंद लगा लिहाफ बहुत पुराना है। अकबर इलाहाबादी ने आज से 100 बरस पहले कहा था, सर्द मौसम था, हवाएं चल रही थी बर्फ़बार, शाहिदे मानी ने ओढ़ा था ज़राफ़त का लिहाफ। मुमकिन है बाज़ सामीन कराम कि जब आपको दुनिया जहान के मौजू पर ऐसी बेरब्त मजजूबों की सी गुफ्तगू ही करनी मकसूद थी तो फिर कराची की मौजूदा सूरत हाल के बारे में भी तो कुछ मुँह से फूटते, सर से खेलते, तब हम जानते ए गल हुई ना मर्दा वाली। तो साहिबो सुनो, मैंने तो उस लिहाफ का 12 मासी लबादा बनवा लिया है। रही कराची तो उसके हवाले से कोई ख़बर अब नई ख़बर नहीं लगती और हालात हाज़िरा पर कोई नई बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि बकौल शख्स से हालात हाज़िरा को कई साल हो गए। हाँ, हफीज़ होशियारपुरी का एक शेर सुनिए जो उन्होंने कोई 40 बरस कबल कहा होगा। हदीस दर्द बजुज़ क़त्ल महज़ कुछ भी नहीं, न छेड़ क़िस्सा मक़तूल व मक़तलो क़ातिल। मुझे यकीन है कि ये ख़याल आपको बार बार आया होगा कि वो शेर जिससे मज़मून के उन्वान में डराया गया था, यानी 5वां शेर, किसी तरह नहीं आ चुकता। लिहाजा आखिर में एक जापानी लोक हिकायत पर जो मैंने हाल में पढ़ी है, ये मज़मून ख़त्म करता हूँ, लेकिन तकरीर नहीं। अदना सा तसर्रुफ़ बवजूह किया है। ये हिकायत कुछ इस तरह है कि कोज़न मंदिर का महामंत्र यक्यो शेरों को सधाने में हैरत अंगेज़ महारत रखता था और उसकी शोहरत सारे मुल्क में फैली हुई थी। लोगों का ख्याल था कि उसकी सधाई हुई शेरनियाँ इंसानी बच्चों को अपना दूध पिला के पाल सकती हैं। शेरों के बारे में कहा जाता था कि वो मंदिर के मखसूस मंतरों और गानों की धुन में डकारते और धाड़ते। एक दिन एक शहज़ादा यकीयू के शेरों के मुहय्यरुल-उक़ूल करतब देखने आया। अभी वो वर्ताए हैरत से नहीं निकला था कि अचानक उसकी नज़र 5 गंदे मरखने और दोगले शेरों पर पड़ी जो एक दरख्त के नीचे सो रहे थे। उनके जिस्म पर किलनियाँ और चिचड़ियाँ रेंग रही थीं। शहज़ादे ने पूछा, और ये वो शेर हैं जिन्हें ट्रेन करने में आप नाकाम रहे? नाकाम? यक्यू ने तफाखुर से कहा, जनाब आली, ये तो मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत हैं। फिर उसने बताया कि इन 5 शेरों को मंदिर का पहरा देने की खुसूसी ट्रेनिंग दी गई है। जैसे ही सूरज गुरूब होता है, एक शेर मंदिर की शर्क़ी दीवार का पहरा संभाल लेता है, दूसरा मगरिब की तरफ ख़ुद को तैनात कर लेता है, बाकी मांदा 2 शिमाली और जुनूबी की दरबानी करते हैं। ये चारों रात भर पेट्रोलिंग करते हैं और मंदिर और उसके अंदर रहने और इबादत करने वालों को डाकुओं और लुटेरों से महफूज रखते हैं। लेकिन ये तो 5 शेर हैं, 5वां किसकी हिफाजत करता है? जवाब मिला, 5वां देखने में कमज़ोर और मिस्कीन लगता है, मगर ये सबसे ज़्यादा खूंखार है। बाहर पहरा देने की बजाय ये मंदिर के अंदर
सदर दरवाजे पे बैठा पहरा देता है। शहजादे ने कहा, लेकिन मंदिर के अंदर पहरा देना क्या माने? जवाब मिला, सरकार, बहुत से घर अंदर ही से अंदर वाले ढाते। साहिबो, ये पांचवा शेर कौन है और कहाँ है? ये ज़ैगम किस कछार से डकारता हुआ निकलता है? ये कैसा शेर है जो 48 बरस से उस ख्वाब की हिफाजत कर रहा है जो हमारे पुरखों ने देखा था? ये शेर जो गायब भी है, हाजिर भी, जो मंजर भी है, नाजिर भी, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। ये शेर है सारी खल्क़ खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। बुजुर्ग का किस्सा है जो 1947 में कराची आए, नॉस्टैल्जिया का शिकार थे। पहली नज़र में उन्होंने कराची को और कराची ने उनको मुस्तरद कर दिया। उठते बैठते कराची में कीड़े डालते थे। शिकायत का अंदाज कुछ ऐसा होता था, हज़रत ये मच्छर हैं या मगर मच्छर? कराची का मच्छर डीडीटी से भी नहीं मरता, सिर्फ कव्वालों की तालियों से मरता है। या गलती से किसी शायर को काट ले तो बावला होके बे औलादा मरता है। नमरूद मरदूद की मौत नाक में मच्छर घुसने से वाक़ हुई थी। कराची के मच्छरों का शजरे नसब कई नमरूदों के वास्ते से इसी मच्छर से जा मिलता है। और ज़रा ज़ुबान तो इनकी मुलाहिज़ा फरमाइए। मैंने तो पहली मर्तबा एक साहब को पट्टे वाले को पुकारते सुना तो मैं ये समझा अपने कुत्ते को बुला रहे हैं। मालूम हुआ यहाँ चपरासी को पट्टे वाला कहते हैं। हर वक्त कुछ न कुछ फड्डा और लफड़ा होता रहता है। टोको तो कहते हैं उर्दू में इस सूरत हाल के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है। भाई मेरे, उर्दू में ये सूरत हाल भी तो नहीं है। मीर तकी मीर ऊंट गाड़ी में मुंह बांधे बैठे रहे। अपने हमसफ़र से इसलिए बात न की कि ज़बान गैर से अपनी ज़बान बिगड़ती है। मीर साहब कराची में होते तो बखुदा सारी उम्र मुंह पे ढाटा मांडते फिरते, यहाँ तक कि डाकुओं का सा भेष बनाए फिरने पर किसी डकैती में धर लिए जाते थे। अमा टोंक वालों को अमरूद को सफरी कहते तो हमने भी सुना था। यहाँ अमरूद को जाम कहते हैं। और इस पर नमक मिर्च के बजाय साहब लगा दें तो इससे मुराद नवाब साहब लसबेला होते हैं। अपनी तरफ कानपुर के थे, अपनी तरफ विक्टोरिया का मतलब मलका टोरिया होता था। यहाँ किसी तरकीब से 10-12 जने एक घोड़े पर सवारी गांठ लें तो उसे विक्टोरिया कहते। मैं 2 दिन लाहौर रुका था। वहाँ देखा कि जिस बाज़ार में कोयलों से मुंह काला किया जाता है वो हीरा मंडी कहलाती है। अब यहाँ नया फैशन चल पड़ा है, गाने वाले को गुलूकार और लिखने वाले को कलमकार कहने लगे। मियाँ, हमारे वक्तों में तो सिर्फ नेकोकार और बदकार हुआ करते थे। कलम और गले से ये काम नहीं लिया जाता। फरमाते हैं, मैंने लालू खेत, बिहार कॉलोनी, चाकीवाड़ा और गोली मार का चप्पा चप्पा देखा है। 14-15 लाख आदमी, ब्रैकेट है कि अखबार वाले अब आदमी को आदमी कहने से शर्माते हैं, अफराद और नफूस कहते हैं। 14-15 लाख आदमी ज़रूर रहते होंगे, लेकिन कहीं किताबों और इतरियात की दुकान न देखी, कागज़ तक के फूल नज़र न आए। हमारे कानपुर में हम जैसे शुरफा के घरों में कहीं न कहीं मोतिया की बेल ज़रूर चढ़ी होती थी। हुजूर वाला, कराची में मोतिया सिर्फ आँखों में उतरता है। भर पाए ऐसी बिजनेस से माना
कि रुपया सब कुछ होता है मगर सभी कुछ तो नहीं। ज़र को हाजत रवा करने वाला काजी उल हाजात कहा गया है तस्लीम, मगर जब ये खुद सबसे बड़ी हाजत बन जाए तो सिर्फ मौत से रफा होगी। वल्लाह यहाँ का तो बाबा आदम ही निराला है। सुनता हूँ यहाँ के बाज़ार हुस्न, नेपियर रोड और जापानी रोड पर शबजादियाँ अपने दर्शन दरीचों में लाल बत्तियाँ जलते ही खांचे लगा के बैठ जाती हैं। ये तो वही मसल हुई कि ओछे के घर तीतर, बाहर बांधूं के भीतर। जमहूरिया इस्लामिया की सरकार बेसरोकार, ये पुराना किस्सा है, उन्हें कुछ नहीं कहती, लेकिन किसी तवाइफ को शादी ब्याह में मुजरे के लिए बुलाना हो तो पहले इसकी इत्तला थाना मुतल्लिका को देनी पड़ती है। ये 1950 तक दस्तूर था। रंडी को परमिट राशन कार्ड पे मिलते हमने यहीं देखा। मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग इस सूरत हाल की कुछ और ही तावील करते हैं। फरमाते हैं कि तवाइफ को थाने से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसलिए लेना पड़ता है कि पुलिस पूरी तरह इत्मीनान कर ले कि वो अपने धंधे पर ही जा रही है, वाज सुनने या सियासत में हिस्सा लेने नहीं जा रही। एक दिन क़िबला फरमाने लगे, अभी कुछ दिन हुए कराची की एक नामी ग्रामी तवाइफ का गाना सुनने का इत्तेफाक हुआ। अमा उसका तलफ़्फ़ुज़ तो चाल चलन से भी ज़्यादा ख़राब था। हाय, एक ज़माना था कि शुरफा अपने बच्चों को अदब आदाब सीखने के लिए चौक की तवाइफों के कोठों पर भेजते थे। इस बाब में भी मिर्ज़ा सुएज़न से काम लेते हैं। फरमाते हैं कि तवाइफों के कोठों पर तो इसलिए भेजते थे कि बुज़ुर्गों की सोहबत और घर के माहौल से बचे रहें। कराची की बरसात से मुताल्लिक़ एक छोटा सा इक़्तिबास जो पहले भी आपने शायद सुना हो, फिर सुन लीजिए। 5-6 साल बाद ऐसी भर के बारिश होती है तो कराची की तारीख़ और कीचड़ का हिस्सा बन जाती है। सारा निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो जाता है। इसे मामूल पर लाने में 5-6 बरस लग जाते हैं। महकमा मौसमियात कराची की बारिश का सालाना औसत 4 इंच बताता है, मगर ये ऐसा ही है जैसे हमारी तनख्वाह और आदमजी सहगल और दाऊद सेठ की आमदनी को जोड़कर हमारा औसत 20 करोड़ निकाला जाए और इस पर से इनकम टैक्स का मुतालबा किया जाए। फिर घर के सामने कुर्की का ढोल बजाकर हमारी तसानीफ़ की नाकाबिल फ़रोख्त कापियाँ, दवाएं और टाइयाँ नीलाम कर दी जाएं। लेकिन उस साल सारे रिकॉर्ड टूट गए। बारिश और ऐसी बारिश हमने सिर्फ मसूरी में अपनी शादी के दिन देखी थी कि पुलाव की देगों में बैठकर दुल्हन वाले आ जा रहे थे। खुद हमें एक कफगीर पर बिठाकर काजी के सामने पेश किया गया। साहिबो, फिर न हमने ऐसी हरकत की और न बादल ऐसा टूट के बरसा। अजब समा था, जिधर देखो पानी ही पानी। उस दिन सिवाय दुल्हन की आंख के हमें कोई चीज़ खुश्क नज़र नहीं आई। हमने कोहनी से टहोका दिया कि रुखसत के वक्त दुल्हन का रोना रसूमात में दाखिल है। उन्होंने बहुत पलकें पटपटाई मगर एक आंसू न निकला। फिर कार में सवार होते वक्त हमने अपना सेहरा
اپنے چہرے سے ہٹایا، خوب پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ عنوان ہے امپورٹڈ بزرگ اور یونانی ناک۔ وہ زمانے اور تھے، شرافت اور نجابت کے معیار بھی مختلف تھے۔ جب تک بزرگ اصلی امپورٹڈ یعنی ماوراء نہری اور خیبر کے اس پار سے آئے ہوئے نہ ہوں، بر صغیر کا کوئی مسلمان خود کو عزت دار اور نجیب نہیں گردانتا تھا۔ غالب کو تو شیخی بگھارنے کے لیے اپنا فرضی استاد ملا عبدالصمد تک ایران سے امپورٹ کرنا پڑا۔ قبلہ کے بزرگوں نے جب بے روزگاری اور اسرت سے تنگ آ کر وطن چھوڑا تو آنکھیں نم اور دل گداز تھے۔ بار بار اپنا دست افسوس زانوئے اسب پہ مارتے اور ایک راوی شیوا بیان کے بقول ایک دوسرے کے گریبان میں منہ ڈال کے استغفر اللہ کہتے۔ تازہ ولایت جس سے ملے اپنے حسن اخلاق سے اس کا دل جیت لیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا ہو گئے۔ پھر یہی پیارے لوگ بتدریج پہلے خاں پھر خانہ خاں پھر خانہ خانہ ہو گئے۔ حویلی کے آرکیٹیکچر کی طرح قبلہ کے امراض بھی شاہانہ ہوتے تھے۔ بچپن میں دائیں رخسار پر غالباً آموں کی فصل میں پھنسی نکلی تھی جس کا داغ ہنوز باقی تھا۔ فرماتے تھے جس سال میرے یہ اورنگزیبی پھوڑا نکلا، اسی سال بلکہ اسی ہفتے ملکہ وکٹوریہ رانڈ ہوئی۔ 60 کے پیٹے میں آئے تو شاہجہانی حب سے بول میں مبتلا پایا خود کو۔ فرماتے تھے کہ غالب مغل بچہ تھا، ستم پیشہ ڈومنی کو اپنے زہر عشق سے مار ڈالا، مگر خود اسی گویا کہ میرے والے عارضے میں مرا۔ ایک خط میں مرقوم ہے کہ جرعہ جرعہ پیتا ہوں اور قطرہ قطرہ خارج کرتا ہوں۔ دمے کا دورہ ذرا تھمتا تو قبلہ بڑے فخر سے فرماتے کہ فیضی کو بھی یہی مرض لاحق تھا۔ اس نے قطعے میں کہا ہے کہ 2 عالم میرے سینے میں سما گئے مگر آدھا سانس کسی دور نہیں سما رہا۔ اپنے والد مرحوم کے بارے میں فرماتے تھے کہ راج روگ یعنی اکبری سنگرینی آنتوں کی ٹی بی میں وفات پائی۔ مرض تو مرض، قبلہ کی ناک تک اپنی نہیں تھی، یونانی بتاتے تھے۔ اب ایک چھوٹا سا اقتباس، ایک پیراگراف انٹرنیشنل مشاعرے کے بارے میں سن لیجئے۔ آج کل کوئی مشاعرہ جس میں دبئی یا کویت سے اپنے کسی رشتہ دار کی وفات پر آیا ہوا شاعر شریک ہو جائے تو اسے انٹرنیشنل مشاعرہ کہتے ہیں۔ ہم نے ایک انٹرنیشنل مشاعرے میں ایک بہت ہی حوصلہ مند نابینا شاعرہ کو ترنم سے غزل پڑھتے سنا ہے۔ ظاہر ہے ان کے نابینا ہونے پر کون اعتراض یا طنز کر سکتا ہے، لیکن اس کو کیا کیجئے کہ وہ سامعین کو بالکل بہرا سمجھ کے شعر پڑھتے ہیں۔ ایسا ترنم روایتی ڈھول کی طرح دور ہی سے برداشت کیا جا سکتا ہے۔ پاس کا ڈھول صرف اس صورت میں سہانا لگتا ہے جب اسے آپ خود بجا رہے ہیں۔ ایک اور شاعرہ ہیں جو اکثر بین الاقوامی مشاعرے لوٹتی رہتی ہیں۔ وہ ایسا لباس پہن کر آتی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے ان کے شوہر نابینا ہیں۔ لوگ خود شاعرہ کو
मिसरे तरह की तरह उठाए उठाए फिरते हैं। इसी तरह दिसावर से एक मारूफ शायर अक्सर बुलाए जाते हैं। वो अपनी हर गज़ल राग में गा के सुनाते हैं, धुन भी खुद ही कंपोज करते हैं, चुनाचे बहर से खारिज मिसरे को सुर से भी खारिज कर देते हैं। साथ ही हाथ से ऐसे इशारे करते हैं कि शेर तहजीब से भी खारिज हो जाता है। सबसे ज्यादा दाद उन्हीं को मिलती है, इसलिए कि इशारे सबकी समझ में आ जाते हैं। अब जो इक़्तिबास पेश खिदमत है वो एक ज़हीन और उभरते हुए आर्टिस्ट शाहिद रस्साम से मुताल्लिक़ है। शाहिद ने हर मीडियम में तब आजमाई की है, वाटर कलर, पेस्टल, चारकोल ड्राइंग, पेन एंड इंक, ऑयल। मिर्ज़ा कहते हैं कि पेस्टल तस्वीर नाजुक मिजाज नाजनी की मानिंद होती है कि नसीम सुबह जो छू जाए रंग हो मैला। पहाड़, ऑयल पेंटिंग और सियासतदानों को करीब से नहीं, ज़रा फासला रख के देखना चाहिए। चारकोल ड्राइंग मनकूहा की तरह होती है, करीब से देखो या दूर से बिल्कुल वैसी ही नज़र आती है। पेन एंड इंक वाली तस्वीर महबूबा की तरह होती है, जिसे दूर से देखें तो करीब और करीब से देखने को जी चाहता है। शाहिद ने बच्चों, ज़ईफ़ों और घोड़ों की तस्वीरें बड़ी मोहब्बत और शेफ्तगी से बनाई हैं। बिलखुसूस घोड़ों की तस्वीरें देखकर यूँ लगता है जैसे वो पेंट नहीं कर रहे, घोड़े की पीठ थपक रहे हैं। शाहिद और गुलजी में एक मौजू और उसका ट्रीटमेंट मुश्तरक है। दोनों हजरात घोड़े की सारी ज़ात या बदज़ाती का इजहार उसकी दुम के ज़रिए करते हैं। हम पाकिस्तान के मुमताज़ और नामवर आर्टिस्ट गुलजी के 11 साल दीवार बीच पड़ोसी रह चुके हैं। उन्हें बहुत करीब से पेंट करते देखा है। वो सिर्फ रात को, और वो भी 12 बजे के बाद पेंट करते हैं। काफ़ी अरसे तक हम यही समझते रहे कि शायद उन्हें रात में बेहतर दिखाई देता है, लेकिन जब से खुद हमने अल्सर की तकलीफ़ के सबब रात को लिखना पढ़ना शुरू किया, हमसाए के बारे में बदगुमानी से काम लेना छोड़ दिया। क्या तुझको खबर कौन कहाँ झूम रहा है। उन्हें भी घोड़ों से बेइंतहा शगफ है। उनकी तस्वीरें बना के लाखों कमाते हैं। सुना है किसी ने एक दफ़ा मजाक में कह दिया कि जितने की आप एक घोड़े की तस्वीर बेचते हैं, उसमें तो 3 जिंदा घोड़े बआसानी आ सकते हैं। इतना तो हमने भी देखा कि इसके बाद वो कैनवस पर कम से कम 3 घोड़े बनाने लगे। ये भी देखा कि जितने प्यार, तफसीलवार मुँहशुमारी और इंस्पिरेशन से वो घोड़े की दुम बनाते हैं, उसका सवा हिस्सा भी घोड़े और सवार पर सर्फ नहीं करते। सिर्फ घोड़े ही की नहीं, सवार की भी सारी पर्सनैलिटी खिंचकर दुम में आ जाती है। हर दुम मुनफरद और अलबेली और अनमोल होती है। दिल की बात पूछिए